हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर बाय इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जिस पे हम मिल के CSR नेट की प्रिपरेशन करेंगे मैथमेटिकल साइंसेस सब्जेक्ट में। एंड ये स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि सही सलामत सब ऑनलाइन है और आप मेरी आवाज़ अच्छे सुन पा रहे हैं। फिर कंटिन्यू करते हैं। आप लोग लाइव चैट में कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। वेलकम टू दिस लेक्चर बाय इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जिस पे हम मिल के CSR नेट की प्रिपरेशन करेंगे मैथमेटिकल साइंसेस। आई गेस मेरी आवाज़ आप ठीक से सुन पा रहे हैं और सब कुछ सही है। तो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन ने बात करनी है कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की और लिमिट्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कंटिन्यू करना है कल की क्लास से। कल हमने इंट्रोड्यूस किया था कि लिमिट एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट यू मीन बाय लिमिट, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिमिट की बात किस तरीके से की जा सकती है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर को आगे लेके जाते हैं। पर बिफोर वी मूव देयर, थोड़ी सी क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए मेरी और अनअकैडमी की। चलेगा? वेरी गुड इवनिंग SV क्लासेस। आपका नाम क्या है? एंड आई गेस मैं माइक कनेक्ट करना भूल गई हूँ, तो अलाउ मी टू कनेक्ट द माइक। माइक जी बाहर आए। हाल चाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? सब भला चंगा? अच्छा है। तो फिर पहले बताते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है इशिका अग्रवाल। काफ़ी लोग मुझे पहले से जानते होंगे तो उनको ये नाम भी मालूम होगा, सुना सुना लग रहा है। तो मैं इशिका हूँ, इशिका अग्रवाल, और मैं आपकी मदद करूँगी हायर मैथमेटिक्स में। मैंने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू PhD। एंड अभी मैं 5-6 साल से लगभग इसी कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ। IIT जान के स्टूडेंट्स को, नेट के स्टूडेंट्स को, IIT गेट की तैयारी करते हुए, NBHM, टेफर और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं उन सब की तैयारी करने में आपकी मदद करी हूँ। मैथ्स पढ़ाते हो तो मुझे बहुत सारा टाइम हो गया है, 15-20 साल लगा लीजिए। पर हाँ, हायर मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए अभी कुछ साल हुए हैं, 5-6 साल, और इसमें मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गैदर करा है। और उस एक्सपीरियंस का आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको 2 चीज़ों में बेस्ट तरीके से मदद कर सकती हूँ। पहली चीज़, मैथ्स को इतने अच्छे से जान पहचान बनाने में मैथमेटिक्स के साथ, उसके बाद इतनी अच्छे से दोस्ती करने में कि उसके बाद आपको मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही ना पड़े। आप और आपकी मैथमेटिक्स, आप और वो किताब काफ़ी हो आपकी मैथ से दोस्ती कराने में। पहला काम मैं आपसे ये करवाऊंगी। और दूसरा काम, हम क्वेश्चन सॉल्विंग की कला सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बस यही ज़रूरी 2 चीज़ें होती हैं, बाकी का आप लेक्चर के दौरान जान जाएंगे। हेलो सोनू बेनीवाल, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो ये था मेरे बारे में। अब चलते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी वाले लोग अच्छे लोग हैं क्योंकि उन्होंने आपको और हमें मिलाया, एक एजुकेटर को, अच्छे एजुकेटर को और अच्छे स्टूडेंट्स को, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। एंड अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं। 2 टाइप की इस पर क्लासेस होती हैं, एक तो फ्री और एक पेड। जो फ्री होती है उसको यहाँ पे स्पेशल क्लास कहा जाता है, क्योंकि आपको स्पेशल फ्री कराने के लिए होती हैं। तो एक फ्री क्लास होती है, एक पेड क्लास होती है। फ्री क्लास को कहा जाता है स्पेशल क्लास। पेड 2 टाइप की सब्सक्रिप्शन लेने से आपको मिलती है। तो या तो आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, या आप ले सकते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट देनी होगी, उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जो स्पेशल क्लास है उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेमली आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, उस पर आप अपनी क्वेश्चन के या डाउट्स की पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, तो आपकी क्लास में ही डाउट सॉल्व हो जाएंगे। You can participate in polls, you can raise your hand so that your doubts or your options or your answers are never missed, and you can get notifications ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। लेक्चर के नोट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं हर लेक्चर के बाद, एंड यू कैन वॉच इट फ्रॉम एनी डिवाइस एनीवेयर। तो ये सारे फीचर्स हैं जो फ्री क्लास में भी मिलते हैं। पर इसके अलावा पेड क्लासेस में एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। क्या क्या बताते हैं आपको। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 5 एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। पहला कि आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने को मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। और दूसरा, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी ढेर सारे सब्जेक्ट्स की, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तीसरा, आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। अपन सब बैठ के एजुकेटर इस तरीके से कोर्सेज बनाते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए। चौथा, बहुत सारे क्विज़ेस और टेस्ट मिलेंगे। पांचवा, हर चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप वीडियोस को अगर लाइव ना देख पाओ तो बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो, आप रीप्ले कर सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, सो दैट अगर आपको कोई टॉपिक एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो आप उसे दोबारा समझ सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में।
इसके अलावा अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 5 एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। जो इनर वाइट सर्कल में वो प्लस में मिलेंगे, आइकनिक में भी वो मिलेंगे और 5 एडिशनल मिलेंगे। वो है पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान आप बना पाएंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, यानी कि ये टेंशन ख़त्म कि कहाँ से पढ़ना है, एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी रेगुलरली सो दैट आप बूस्टेड रहे हैं ना, कोई मोटिवेशन की कमी ना आए। और टेस्ट एनालिसिस, जो भी आप टेस्ट देते हैं उसको एनालाइज करके आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो आपने देखा कि फ्री क्लासेस भी काफ़ी अच्छी होती हैं और पेड में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, एंड पेड के थ्रू आप अपनी जो ये जर्नी है तैयारी की, इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, एक्सेलरेटर पे पैर रख सकते हैं, जो बहुत तेज़ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बेटर होगी। अगर आप पेड क्लासेस के लिए जा रहे हैं तो एक कोड है जो आपके काम आएगा, इशिका10। इस कोड को यूज़ करने से आपको पेड कोर्सेज पे डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, या उससे ज़्यादा अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा हो। 10% को तो मिलेगा ही हमेशा, पर अगर टाइम अच्छा चल रहा है तो 10% से ज़्यादा का ही मिल सकता है। फिलहाल एक और ऑफर चल रहा है कि अगर आप 23 सितंबर, यानी कि कल से स्टार्ट हो गया था ऑफर, आज 24 है, 38 सितंबर के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 12 मंथ यानी कि 1 साल के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ठीक है, एंड एक कोड आपको भी बताइए, इशिका10 रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दो फ़ायदे, यू कैन यूज़ दिस ऑफर। जो इशिका10 कोड है वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स फ्री है, ये टाइम बेस्ड है, 23 से 30 सितंबर के बीच में ही है ऑफर। बाय चांस अगर कोई केमिकल साइंसेज का स्टूडेंट है जिसने इस बैच को या इस लेक्चर को ज्वाइन करा हो, तो आपको बता दिया जाए कि मैं मैथमेटिकल साइंसेज में ही प्रिपरेशन कराती हूँ, यानी कि सिर्फ मैथ्स पढ़ने में आपकी मैं मदद कर सकती हूँ, मैथ्स के सारे सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, पर केमिकल साइंसेज के लिए आपको किसी दूसरे बैच को रेफर करना चाहिए। तो अनअकैडमी पे ये 3 टैलेंटेड एजुकेटर्स हैं, आउटशाइन बैच करके इन्होंने स्टार्ट करा है कल से ही 23 सितंबर से। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच। इनका बैच भी ज्वाइन करने के लिए आप सेम कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल डिस्काउंट इशिका10। तो सपोज़ आपने अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लिया है, उस पर आपने साइन अप या लॉग इन कर लिया है, अपनी डिटेल्स डाल दी हैं, तो उस पर आपको एक एग्ज़ाम चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। उस पर आप चूज़ कर सकते हो प्लस या आइकनिक में से कोई भी कोर्स चूज़ करती है आपके पास इस तरीके से प्राइजेस डिस्प्ले हो जाएंगे ड्यूरेशन के हिसाब से, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स या 24 मंथ्स, जितने मंथ्स का आपको लेना हो सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे एक डिब्बा आ रहा होगा गिफ्ट बॉक्स, जहाँ पे अपना आप मेरा कोड डाल सकते हैं। हैव अ रेफरल कोड पूछ रहा है, बोलो बिल्कुल है, इशिका10 कोड डाल दीजिए। डालते ही यहाँ पे छोटा छोटा अप्लाई लिखा आएगा, उस अप्लाई पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे। जब रिड्यूस हो जाए तब आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिए और आप रिड्यूस प्राइस के साथ पेमेंट कंप्लीट कीजिए थ्रू एनी ऑफ दिस पेमेंट ऑप्शंस, बाय पेइंग बाय कार्ड, पे इन पार्ट्स, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ईएमआई, कैश, नो कॉस्ट लोन, जो भी पसंद आए पेमेंट कंप्लीट कीजिए। एंड आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ पेमेंट थ्रू एनी ऑफ द पेमेंट गेटवे यू गेट द सब्सक्रिप्शन। बग्स बाउंटी का एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन रिपोर्ट एनी ऑफ योर कंटेंट दैट यू फाइंड इनअप्रोप्रिएट, या फिर आप डायरेक्टली लेक्चर के एंड में एजुकेटर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, सो दैट इट कैन बी वर्कड अपॉन। सारी इंट्रोडक्शन को पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं जो आप पेशेंटली रोज़ इस बातें सुन लेते हैं। एज अ रूल हमें रिपीट करनी होती है रोज़। एंड अब चलते हैं अपने लेक्चर पर। उससे पहले जल्दी से आपको अपना स्केड्यूल बता देते हैं। अपने 3 कोर्सेज चल रहे हैं अभी लाइव, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसका एक लेक्चर हर वेंसडे होता है, एंड एडिशनल लेक्चर व्हेन एवर आई फाइंड टाइम। तो इसकी फ्रिक्वेंसी चल रही है 1 डे अ वीक। टाइमिंग होती है 8 to 9 PM। 8 to 9 PM का मतलब है 7:50 से 8:50 PM तक भी हो सकती है, एंड या फिर कभी कभी 9 to 10:15 PM। इन 2 घंटे के बीच में अंतर्गत होती है क्लास। आज भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर था, फ्राइडे है आज वेंसडे नहीं, पर कभी कभी एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी हो जाते हैं। मतलब एक फिक्स डे है, उस दिन तो लेक्चर होगा ही, एडिशनल लेक्चर्स हो सकते हैं। और ये कहाँ पर होती है? अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर, या फिर इस लिंक पे आप विजिट कर सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है। स्पेशल क्लासेस में, यानी कि अभी फ्री क्लासेस में ही चल रहा है। ठीक है, यह है एक कोर्स। दूसरा कोर्स अपना चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 days अ वीक, वीकेंड बैच। सैटरडे संडे को इसकी क्लास होती है। कल सैटरडे है, परसों संडे है, दोनों दिन इसकी क्लास होगी। टाइमिंग फिक्स 9 to 10:15 PM, एंड ये होती है इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। एंड तीसरा अपना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स, जो चल रहा है 5 days अ वीक, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वीकडे बैच, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आज भी इसी बैच की ही क्लास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। टाइमिंग फिक्स 9 to 10:15 PM। अगर इससे पहले मेरी क्लास हो तो 9 की जगह 9:15, वो टाइम अपने आप ही हो जाता है, तो पर इसी टाइमिंग में क्लास होती है, एंड इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं।
तो दिस वाज अबाउट माय स्केड्यूल। अब क्लास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग आ चुके हैं उन सभी को दोबारा से हार्दिक नमन एंड वेलकम एंड गुड इवनिंग एंड नमस्ते, सत श्री अकाल, सब कुछ। कैसे हैं आप सब? मंजू वेरी गुड इवनिंग, कैरन अकेडमी गुड इवनिंग, काली गुड इवनिंग। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है काली, थैंक्स फॉर आस्किंग। भली चंगी, सब बढ़िया चल रहा है। मनीषा वेरी गुड इवनिंग, निशी जी गुड इवनिंग, सूरज जीत सभी को गुड इवनिंग। अच्छे से दोबारा से सब अच्छा है? तैयारी कैसे चल रही है सब लोग की? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक ठीक समझ में आ रही है? सब सही है? अच्छा है। तो आपको मालूम ही है कि पहली बुक हमने बेसिकली रेफ़र की थी, अब प्रेजेंट पे हम ये वाली बुक रेफ़र कर रहे हैं और उसके सेकंड या थर्ड चैप्टर के आसपास हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है। तो आप साथ साथ में इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या कोई भी एडिशनल थ्योरी जो मैं यहाँ पर डिटेल ना करूँ आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। चलें फिर आज के टॉपिक पर। कल अपन लोग लिमिट्स डिस्कस करे थे, याद है? हमने लिमिट को डिफाइन किया था और कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन किया था। आज हम लिमिट के ऊपर कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो अपना आज का स्कोप क्या है? व्हाट विल बी डिस्कस इन टुडेज वीडियो। आज अपन करने वाले लिमिट के ऊपर कुछ थ्योरम्स, नेमली बेसिकली 2 या 3 थ्योरम। ठीक है, लिमिट को हमने कल अच्छे से डिफाइन तो कर ही लिया था, कॉन्टिन्यूटी को भी कल डिफाइन कर लिया था। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन एक बार रिपीट करेंगे और फिर उसको लिमिट से रिलेट करेंगे। और तीसरा हम करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। और ये तीनों ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है और आगे आने वाले 5, 6 या 10 लेक्चर्स में इनके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा होगी। तो ये आज का लेक्चर अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ अपकमिंग लेक्चर्स। और ये तीनों ही ज़बरदस्त टॉपिक हैं, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर लिमिट के ऊपर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी मूव देयर एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं बढ़िया सा। कल आपको मैंने बताया था कि एक एग्जाम्पल पढ़ने की हमें ज़रूरत है। कौन सा एग्जाम्पल? हमने लिमिट डिफाइन कैसे की थी, सबको याद है? ज़रा लिमिट की डेफिनेशन बताएं। हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन कैसे डिफाइन किया था कल? तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक जा रहा है। हमने कहा था लिमिट कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर अपने पास कोई पॉइंट z0 है और कोई फंक्शन अपने पास गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई पॉइंट z0 है जिसके डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यूज डिफाइंड है। ठीक है ना, f इज डिफाइंड ऑन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z0। अगर ऐसा है तो यानी कि हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और हम लिमिट निकाल सकते हैं ऑफ z अप्रोचेस z0 f ऑफ z की जो कोई w0 आ जाएगा इफ़ दैट लिमिट एग्जिस्ट। कैसे निकाल सकते हैं? हम ले सकते हैं कि कोई एप्सिलॉन 0 हमें मिल जाए ऐसा सच दैट जैसे जैसे हम z0 के पास जाएं, z माइनस z0 जैसे जैसे छोटा होता जाए कोई डेल्टा के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट sz माइनस ओमेगा नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर z माइनस z0 इज लेस देन डेल्टा। यानी कि जैसे जैसे z z0 के पास होता जाए, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाए, fz w0 के पास आता जाए, उसे अप्रोच करता जाए। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है, एक ही बात है। यहाँ तक ठीक है सबको? डेफिनेशन क्लियर है? कैरन कह रहे हैं उनके पास एक बुक है डेनिस जी गिल, क्या वो रेफ़र कर सकते हैं? मैंने इस बुक के बारे में नहीं सुना है कैरन, पर आप इस बुक को बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं। जो भी बुक आपने पढ़ी है आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, पर वो सफिशेंट होगी या नहीं दैट आई कैन नॉट से। आप मेरे साथ जो कोर्स करें अगर आप पूरा फॉलो करेंगे तो आप देखो कि इसके टॉपिक सारे मैच हो रहे हैं, जो हम डिस्कशन करें वो इसमें इंक्लूडेड है, तो बिल्कुल आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये चेक करने का कि बुक रेफ़र कर सकते हैं नहीं, आपको नेट का सिलेबस मैंने बताया था कुछ वीडियोज़ में, तो उस वीडियो के पास जाएँ है ना, और उसमें चेक करें, या फिर नेट का सिलेबस आप ऑनलाइन CSR HRD की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर सिलेबस मैच होता है तो आप कर सकते हैं रेफ़र, है ना। जो मैं रेफ़र करने को कह रही हूँ वो करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, अदरवाइज़ दूसरी भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ साथ में वीडियो को फॉलो करते जाएँ और आप टॉपिक देखते रहें कि वो सारे टॉपिक उसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, और एक और तरीका है कि आप उस बुक की PDF मेरे साथ शेयर कर दें ताकि मैं आपको देख के एक बार बता सकूँ कि ठीक है नहीं, ये भी तरीका है। चलो फिर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल पे चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। उसमें आ रहे हैं z कॉन्जुगेट भाई साहब। अब जो z कॉन्जुगेट भाई साहब हैं, ये जो अगर हम फंक्शन एफ z इक्वल टू z कॉन्जुगेट लें तो ये जो है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने देते हैं, यही यहाँ पे कोई बात अटकती है। ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर अब z अपॉन z कॉन्जुगेट पे चलेंगे। तो अपना जो बेसिक टारगेट एग्जाम्पल आज है वो ये है, z अपॉन z कॉन्जुगेट। इसकी लिमिट की बात करने वाले हैं एज z अप्रोचेस 0।
पर उससे पहले z कॉन्जुगेट फंक्शन को भी ज़रा ले लेते हैं नज़र में। तो एफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट को देखें ज़रा, क्या फंक्शन है ये क्या कह रहे हैं, ये फंक्शन फरमा रहे हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप उठा रहे हो तो उसको कहाँ भेज दो, उसको उसकी कॉन्जुगेट पे भेज दो। इसका मतलब अगर मैंने कोई फंक्शन उठाया, ये मतलब कोई एलिमेंट उठाया 1 प्लस आयोटा, तो उसकी इमेज क्या आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। ठीक है, मैंने उठाया एफ ऑफ 1 माइनस आयोटा, तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी 1 प्लस आयोटा। मैंने उठाया एफ ऑफ माइनस आयोटा, इट विल गो टू आयोटा। समझ रहे हो ना क्या कर लिया। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, उसके इमेजिनरी पार्ट का क्या ले लो आप, नेगेटिव कर दो। तो अगर अपने पास कोई x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पर फंक्शन लगाओगे तो क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। इस फंक्शन को तो जान गए आप लोग, z कॉन्जुगेट से सबकी दोस्ती, हमने इसकी अच्छे से चर्चा की थी, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी थी। अब इस z कॉन्जुगेट के हेल्प से हमने एक फंक्शन बना रहे हैं। क्या फंक्शन है, अभी जो आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो हम एक फंक्शन, एक और नया फंक्शन बना रहे हैं z अपॉन z कॉन्जुगेट। अब ये लोग क्या करते हैं, आपको मालूम ही है फंक्शन क्या काम करेगा। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक फंक्शन बनाया है, वो क्या कर रहा है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट पे भेज रहा है। ये डिफाइन कब होगा, जब z कॉन्जुगेट जीरो ना हो, वरना तो ये डिविजन पॉसिबल नहीं होगी ना। तो हम यहाँ पे z कॉन्जुगेट नॉन जीरो या z नॉन जीरो मान के चल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसकी किसी भी लिमिट, कोई भी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, मैं बोलूँ एफ ऑफ आयोटा निकालो, तो क्या आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा कॉन्जुगेट। ठीक है, वो क्या आ जाएगा -1। मैं बोलूँ एफ ऑफ माइनस आयोटा निकालो, तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा, दैट इज -1। समझ रहे हो फंक्शन है या नहीं, समझ में आ रहा है। पहले तो फंक्शन समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या काम कर रहा है। मैं बोलूँ एफ ऑफ 2 निकालो, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2 कॉन्जुगेट। 2 तो रियल नंबर है, उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है, तो 1 आ गया। ठीक है, अच्छा आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर लूँगी तो हमेशा एफ ऑफ दैट नंबर विल बी -1, और मैं कोई भी रियल नंबर लूँगी तो एफ ऑफ दैट नंबर विल बी 1। ये बात समझ में आ रही है आपको, कुछ ध्यान से समझ में आ रही है, इस बारे में ध्यान दो। इस बारे में मैं बोलूँ एफ ऑफ ई, बताओ क्या होगा। ई जानते हो आप, एक्सपोनेंशियल, वो भी रियल नंबर है। बेसिकली ई पर 0 आयोटा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, है ना। मच्छर लोग काटने की कोशिश कर रहे हैं, मत काटो प्लीज़। तो ये क्या आ जाएगा e प्लस 0 आयोटा अपॉन इसका कॉन्जुगेट। अभी रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद बराबर ही होता है, तो 1 आप कोई पैटर्न नोट कर रहे हो कि जब भी हम रियल नंबर पुट कर रहे हैं इसमें तो वापस 1 आ रहा है, और जब भी इमेजिनरी नंबर पुट कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। ध्यान दो, जान के बोल रही हूँ मैं, कोई बात है इसमें। तो हमने देखा कि जब भी हम f के अंदर कोई डायरेक्टली इमेजिनरी पार्ट पुट कर रहे हैं, ये है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, पर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 है, तो हमेशा क्या आएगा आयोटा टाइम्स y, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स y, दैट विल बी -1। तो चाहे कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, हमेशा ये -1 आने वाला है। और इसमें कोई भी अगर हम रियल पुट कर दें, x प्लस 0 आयोटा y टाइप का नंबर पुट कर दें जिसमें जो इमेजिनरी पार्ट है ना, वो कैसा हो 0 हो, तो हमेशा वो क्या आने वाला है 1 आ जाएगा, क्योंकि x का जो है कॉन्जुगेट भी x हो जाएगा और वो 1 आ जाएगा फॉर x बिलोंगिंग टू रियल। और यहाँ पे y भी कोई रियल नंबर था और आयोटा इंटू वाई क्या हो गया इमेजिनरी। ये बात समझ में आई आप लोग को। अब देखो, अब हम इसकी लिमिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे, किसी भी चीज़ पे हम 1 पे ढूंढते हैं इसकी लिमिट, 1 पे ढूंढ रहे थे ना उसमें, तो या 0 पे ढूंढते हैं इसकी लिमिट। 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी ना, 1 पे तो कर जाएगी जैसे। तो पहले इसकी लिमिट 1 पे ढूंढते हैं। तो फाइंड, पहला पार्ट है फाइंड लिमिट z अप्रोचेज 1, z अपॉन z कॉन्जुगेट बताओ क्या आएगी। एंड दूसरा पार्ट है फाइंड लिमिट z अप्रोचेज 0, z अपॉन z कॉन्जुगेट, दोनों इफ इट एग्जिस्ट। बताओ क्या आएगी। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी मैंने इसका हिंट दे दिया था, कल भी बोला था कि नहीं करेगी एग्जिस्ट, आज भी बोल दिया था, तो आपको मालूम है कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आपको कुछ पहचानना है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा सा फिर आपके लिए। तो ये ढूंढो, ढूंढने में लगो, देखते हैं कितना अच्छे से ढूंढ पाते हो। आपको लिमिट की डेफिनेशन बता दी गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। लेट f
be a function defined as f of z is equal to z conjugate for all z belonging to C star, जहाँ पे C स्टार का मतलब है C में से इन भाई साहब को हटा दें, 0 भाई साहब को, ठीक है। देन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। आप लोग सॉल्व करें ना, जो मैंने आपको पहले दिए थे 2 पार्ट, ये जो है ना, सॉल्व करने के आपके लिए काम चल रहा है। बैकग्राउंड में करते रहो सॉल्व, और जब ये सॉल्व होते तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मेरी क्लास का रूल याद है, भूले तो नहीं हो, बोलते रहना है। इतना सन्नाटा क्यों है? शांत मत रहो, सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। सी स्टार C माइनस 0 है काली, कॉम्प्लेक्स नंबर में से 0 हटा दो, C स्टार बन गया, ठीक है। तो ए पार्ट z अपॉन z कॉन्जुगेट, तो ए पार्ट है अपना लिमिट z अप्रोचेस z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट फॉर ऑल z नॉट बिलोंगिंग टू C स्टार, limit fz exists for all z not belonging to C, limit z approaches z not fz exists for all z belonging to C such that modulus of z is equal to 0, limit z approaches to z naught does not exists anywhere on C। चलो जी बताओ। वेरी गुड इवनिंग नुसरत। काली को C स्टार समझ में आ गया। निशी कह रही है C रेस टू पावर x मीन 0 नहीं है उसमें। हाँ, C स्टार का मतलब है, रेस टू पावर x नहीं है, C स्टार लिखा है वो, उसका मतलब है उसमें 0 नहीं है। बिल्कुल नुसरत, निशी बिल्कुल सही, आपने सही कहा। पेनवा कह रहे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा यानी कि समझ नहीं आ रहा, या फिर लग रहा है कि क्या दिमाग नहीं लग रहा। कोशिश करो। तो आपको मैंने हिंट दे दिया ऑलरेडी, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करो, ये सॉल्व हो जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी आपको, पर हिंट आपके पास ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ आप दिमाग लगाओ एक बार, फिर मैं बताऊंगी। ऑफ कोर्स मैं तो यही हूँ, बता के ही जाना है मैंने। काली का कहना है ए पार्ट। सब लोग अपने आंसर्स के साथ रीजन दें, ऐसे नहीं माने जाएंगे आंसर्स, रीजन दे साथ में। सो आपका कहना है डी पार्ट, कैरन का कहना है ए बी, फिर कैरन ने रिट्रेस कर दिया आंसर, तो यानी कि अभी हम ए बी नहीं मानेंगे। चलो बाकी लोग आंसर्स दें, क्या आंसर्स आ रहे हैं बताते जाएं सभी लोग। तो 12 लोग ऑनलाइन हैं और 2 आंसर्स, बहुत नाइंसाफ़ी है। बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं, आंसर्स बताएं। कैरन ने फिर से आंसर ए बी दे दिया, ठीक है कैरन, ए बी के साथ जाते हैं। बाकी लोग निशी इज ऑल्सो गोइंग फॉर ए बी। काली ने कहा बी एंड सी में 0 भी आएगा। काली क्या मतलब है, आप ऑप्शन चेंज करना चाह रहे हो? ऑप्शन नहीं चेंज करने हैं, आपको बताना है आंसर क्या है। इनमें से कोई ऑप्शन ठीक लग रहा है तो बताओ, नहीं लग रहा तो बता दो, सारे गलत हैं। सौरभ कह रहे हैं कि आई सॉ दैट ये वाले फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। आपने अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया था सौरभ, आपने उसमें देखा था। ये जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि उस एग्जाम्पल में सिर्फ 0 पे डिस्कशन किया जा रहा था। पेनवा इज गोइंग फॉर ए बी। पेनवा रीजन बताओ सब लोग। वेरी गुड इवनिंग दीप।
कैरन ने कहा सिंस बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर पॉलिनॉमियल देन लिमिट शुड एग्जिस्ट एवरीवेयर। ऐसा कैरन ने कहा। ठीक है कैरन, आपका आर्ग्यूमेंट बहुत इनवैलिड नहीं है। ठीक है कि दोनों पॉलिनॉमियल तो एग्जिस्ट करना चाहिए, पर नहीं करेगा यहाँ पे। ये आपके पास हिंट है, देखते हैं कैसे किस पॉइंट पे नहीं करेगा। निशी को समझ नहीं आ रहा। चलो अब डिस्कशन करते हैं, काफ़ी हो गया है ना, अब देखते हैं। तो अब इसका आंसर अभी भी आप लोग ही दोगे, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले निकालते हैं ये वाला पार्ट। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज z अप्रोचेस 0। करें सॉल्व। आंसर अभी भी आप ही देने वाले हो, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो सब जगह से एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपको याद है, वापस 12वीं के डिस्कशन पे जाओ, हमने पढ़ा था कि अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, है ना। ऐसा कुछ कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने पढ़ा था। पर अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम उसकी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। पर ये तो हम रियल नंबर लाइन पे कह पाते थे कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, राइट साइड से अप्रोच करो। अब जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो किसी भी साइड से अप्रोच करो लिमिट बराबर आनी चाहिए। यानी कि अगर हम किसी पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, मान लो हम 0 पे ही अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें दो लाइंस तो सीधी सीधी दिख रही हैं। या तो हम वाई एक्सिस के थ्रू, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अप्रोच कर सकते हैं 0 को एक्स एक्सिस के थ्रू। कहीं से भी अप्रोच करें, लिमिट की जो वैल्यू है बराबर आनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि रियल, अगर जब हम रियल पे बात करते थे, कंपेयर करो, जब हम रियल पे कोई लिमिट ढूंढते थे तो हम कहते थे कि अगर हम लेफ्ट साइड से 0 माइनस से अप्रोच करें या फिर राइट साइड से 0 प्लस से अप्रोच करें तो लिमिट की वैल्यू अगर बराबर आएगी, यानी कि LHL RHL के बराबर आएगी, तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हम कब कहेंगे, जब वो किसी भी लाइन से, चाहे वाई एक्सिस से करे, चाहे एक्स एक्सिस से करे, चाहे इस लाइन से करे y इज इक्वल टू एक्स से, कोई भी लाइन्स ले सकते हैं, पर हम यहाँ पे दो ही रेफरेंस में लेके चलते हैं। तो y और x एक्सिस को रेफरेंस में लेके चलते हैं, तो इस पे चेक करते हैं और इस पे, अगर दोनों साइड से लिमिट अप्रोच करने पे बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि लिमिट सही है, आ रही है, अदरवाइज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अपने पास गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है fz इज इक्वल टू z अपॉन z कॉन्जुगेट। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करो, एक बार मानते हैं कि हमारे y एक्सिस से, तो इसको एक्सपैंड करते हैं। z को कोई भी रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो एल्जेब्राइक फॉर्म में। आपको मालूम है 4 फॉर्म्स हमने पढ़े हैं, किसी भी एक फॉर्म में मान सकते हैं। हमने एल्जेब्राइक फॉर्म में लेट कर लिया, जहाँ पे x, y कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से। ठीक है ना। और हमें मालूम है हमें डायरेक्टली x, y 0 पुट नहीं कर सकते दोनों के दोनों, क्योंकि z नॉट पे अप्रोच करता दिखाना है हमें, है ना। तो लिमिट z टेंडिंग टू 0 कहाँ से हम कर रहे हैं, पहले हमारे y एक्सिस से, ऑन y एक्सिस या फ्रॉम y एक्सिस हम आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आएगी लिमिट देखते हैं। इसका मतलब लिमिट z अप्रोचेस टू 0 जब हम y एक्सिस से आ रहे हैं, y एक्सिस से आएंगे तो यानी कि पॉइंट्स कैसे चल रहे होंगे बताओ हमें, x प्लस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y। ठीक है ना। अब बताओ y एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे होंगे, इसको भूल जाओ, इस डायग्राम में वापस आ जाओ। y एक्सिस पे कैसे पॉइंट होंगे, मैं कहूँ ये पॉइंट है y एक्सिस पे अगर 2 है तो बेसिकली कैसा होगा, ये ऐसा होगा 0,2 टाइप का, है ना। ये तो ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गई। इसको मैं अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखूँ तो कैसा आ जाएगा, 0 + 2 आयोटा टाइप का, यानी कि 2 आयोटा जैसा कुछ दिख रहा है। तो जब हम y एक्सिस पे काम कर रहे हैं तो आप देखोगे इसमें रियल पार्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये तो आपको वैसे भी रियल एनालिसिस में भी पता है कि y एक्सिस पे मतलब कि रियल 0 है। इस एक्सिस का एक और नाम भी होता है x इज इक्वल टू 0, है ना। तो x 0 लेंगे, यानी कि जब मैं y एक्सिस से अप्रोच करी हूँ तो x को 0 के पास भेज रहे हैं। y कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम है x y को दोनों 0 नहीं भेज सकते हैं क्योंकि z इज नॉन 0, तो दोनों 0 नहीं कर सकते। तो लिमिट, ये वाली लिमिट किस चीज़ की बराबर होगी, दिस मीन्स लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एज x टेंड्स टू 0। हम पहले x को 0 पे भगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब इस पे x को 0 पे भगा दो और y को कुछ भी रहने दो, तो ये क्या हो गया, x को 0 पे पुट कर दो, तो 0 प्लस आयोटा y। अभी भी लिमिट लगी हुई अपनी z अप्रोचेस टू 0, अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट लगा दिया, 0 माइनस आयोटा y। ये क्या हो जाएगा, लिमिट आयोटा y अपॉन माइनस आयोटा y। हमें मालूम है y यहाँ पे कोई नॉन 0 है, क्यों, क्योंकि हम अगर x को 0 लेके चल रहे हैं तो y को 0 नहीं ले सकते, बिकॉज z इज नॉन 0। अगर x और y दोनों 0 लेंगे तो z 0 बन जाएगा, फिर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। तो अपन y को नॉन 0 लेके चल रहे हैं, यानी कि उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो लिमिट अपने पास क्या रह गई, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा, दैट इज -1। तो जब हम x को साइड से आ रहे हैं, जब हम y की साइड से आ रहे हैं और x को 0 अप्रोच करवा रहे हैं, तो लिमिट आ रही है, लिमिट z टेंडिंग टू 0 फ्रॉम y एक्सिस
एफ जेड की क्या आ गई -1। ठीक है, इतना पार्ट नोट कर लो। सबको समझ में आ रहा है? सौरभ, निशी, दीप, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? बढ़िया है सब बात? अच्छा है। तो अभी चलते हैं दूसरी तरफ से। अब एक्स एक्सिस से अप्रोच कराते हैं। ठीक है, अभी हमने अप्रोच कराई वाई एक्सिस से, अब अप्रोच कराते हैं एक्स से। तो लिमिट एफ जेड, जेड अप्रोचेस टू 0। अब 0 पे कहाँ से आ रहा है? एक्स एक्सिस से आ रहा है, इधर से आ रही है सवारी हमारी। इस पे यहाँ पे हमने यहाँ पे बस बुक कर ली, हम इस पे चढ़कर यहाँ पे 0 के पास आने की कोशिश करें। जब हम एक्स एक्सिस से आ रहे हैं तो क्या होगा? आपको मालूम है एक्स का कोई पॉइंट कैसे होता है? ऐसे टाइप का होता है। अगर ये पॉइंट मान लो मैं क्या 1 है तो ये होगा 1,0। ये तो ज्योमेट्रिक फॉर्म है। इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1 + 0 आयोटा। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आयोटा नजर ना आए, इमेजिनरी पार्ट 0 हो। यानी कि जब हमने कहा कि हम एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। का मतलब है इसमें हम इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट करते हैं, इसका मतलब लिमिट z टेंडिंग टू 0 एज y गोज टू 0। चलेगा? y को 0 पे भगा देना है। y को 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा? आपको मालूम है जैसे हमने y को 0 पुट कर दिया उसी वक्त x नॉन जीरो हो गया। इसका मतलब x क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया अपना लिमिट z टेंडिंग टू 0 x प्लस 0 टाइम्स आयोटा एंड x माइनस 0 टाइम्स आयोटा। दैट इज लिमिट z टेंडिंग टू 0 x अपॉन x। x नॉन जीरो है, काट सकते हो, ये आ गया 1। तो आपने देखा कि जब हमने फंक्शन को अप्रोच कराया 0 पर, कहाँ पर? सवारी कहाँ से बैठ के आई? y एक्सिस से। फ्रॉम y एक्सिस तो लिमिट आ गई थी -1। पर अगर हम दूसरे रास्ते से आए, सेम जगह पे पहुंच रहे हैं पर दूसरे रास्ते से आए, तो हम कह रहे हैं लिमिट आ रही है 1, है ना? गड़बड़ है ना? दोनों लिमिट्स बराबर नहीं आई। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। ठीक है, तो ये कैसे हमने, ये दोनों बराबर नहीं आई। देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ जेड एट जेड टेंडिंग टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिमिट अगर कभी भी होती है किसी भी फंक्शन की एग्जिस्ट तो वो बराबर होती है। तो अनर्थ हो गया, है ना सौरभ? बिल्कुल सही कहा आपने, अनर्थ हो गया। सही नहीं है ये बात? तो हमने यहाँ पे कौन सी थ्योरम का यूज़ किया? बाय यूजिंग ये वाली थ्योरम कि इफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट तो वो यूनिक होती है। तो इफ f from complex numbers to complex numbers is a function well defined on deleted neighborhood of some z not belong to complex numbers, then if limit f z tends to z naught exists, it exists uniquely। तो अगर लिमिट है तो यूनिक होगी, अगर यूनिक नहीं आ रही तो लिमिट नहीं है। ये बात तो याद है ना सबको? ये तो मेरे को लगता है इतने अच्छा समझाया था। वो क्या हो गया? अपनी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। थ्योरम क्या कह रही है? इसको लेमन भाषा में लिखते हैं। इसका मतलब है कि यूनिक एग्जिस्ट, यूनिक एग्जिस्ट बोल रही हूँ, लिमिट एग्जिस्ट क्या ही बोल दिया मैंने, यूनिक एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट इम्प्लाइज, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कैसे एग्जिस्ट करेगी? यूनिकली। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा? ये P है, इस P इम्प्लाइज Q, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है? ये स्टेटमेंट है अपनी। तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रापोजिटिव बताओ, भूल गए या याद है? कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। यानी कि अगर अपनी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आ रही तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नॉट यूनिक यानी कि एक से ज़्यादा लिमिट मिल रही है। इफ लिमिट्स आर नॉट यूनिक दिस इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर जो हम निकाल रहे हैं वो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
पर ये उस पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं कह सकते उस फंक्शन की कहीं पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ z0 पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हमें पता लगा कि 0 पे तो नहीं कर रही है, अब 1 पे करेगी नहीं, कैसे पता लगेगा? हमने देखा 0 पे नहीं करी है, ये सारा डिस्कशन कहाँ पे बेस्ड था? 0 पे बेस्ड था। तो हमें एक बात तो पता लग गई कि 0 पे नहीं करती है। तो बी पार्ट पक्का गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी सारे z0 के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसने 0 माइनस नहीं किया, यानी कि कह रहे 0 पे भी करेगी, पर 0 पे तो नहीं कर रही है, तो ये बात पक्का गलत है, ठीक है। सी पार्ट भी गलत है, क्योंकि ये कह रहा है लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए? जिनका मॉडुलस 0 हो। जरा मुझे बताना, मॉडुलस 0 वाले कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? दुनिया में सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका मॉडुलस 0 होता है, वो कौन होता है? खुद 0। सिर्फ 0 का मॉडुलस 0 होता है। तो बेसिकली सीधा सीधा 0 बोलना चाह रहा था, पर सीधा सीधा बोला नहीं गया, तो इसने घुमा के कह दिया। तो अब ये दोनों तो गलत है। अब ए और डी पार्ट चेक करने के लिए आपको किसी नॉन जीरो पे चेक करना पड़ेगा, तो 1 पे चेक कर लीजिए। मैंने पूरा हिंट दे दिया था यहाँ पे, तो इससे पता लग गया 0 पे नहीं करेगी, तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा मैंने हिंट आपको दिया था, 1 क्यों दिया था कि 1 पे भी सेम तरीके से चेक करो, अगर 1 पे एग्जिस्ट करती होगी तो सेम आएगी, इमेजिनरी एक्सिस से और क्या कहते हैं एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। करके देखें अप्रोच, जल्दी बताओ करेगी या नहीं, आपको अब तरीका मालूम है तो 1 पे चेक करके तुरंत बताओ कि क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट में करते हैं, अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, आपको लग रहा होगा इतना बड़ा मेथड, अरे कोई बड़ा नहीं है, देखो अब छोटा सा लिखेंगे, अब देखना सेम बात को छोटा सा लिखेंगे। तो एक बार वाई एक्सिस से अप्रोच करवाते हैं, वाई एक्सिस से अप्रोच कराते हैं किसके ऊपर? 1 पर। तो क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा वाई था अपना, x माइनस आयोटा वाई था, और यहाँ पे अपने पास क्या था? x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। यहाँ पे x एक्सिस से अप्रोच करवाते हैं 1 पर। अब पहले देखो कि y एक्सिस से और x एक्सिस से हम अप्रोच करवा रहे हैं 1 पे, तो क्या होएगा? सौरभ कह रहे 1 पे आ जाएगा, 1 पे लिमिट क्या आ जाएगी हमेशा? बताओ क्या आएगी लिमिट? काली कह रहे हैं उप्स, हरेंद्र कह रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सूरज कह रहे हैं वाई इक्वल टू एम एक्स लेके चलो, वाई इक्वल टू एम एक्स भी लेके चल सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल सही है वो भी। सूरज वाई इक्वल टू एम एक्स लाइन ले सकते हो आप, हमने 2 लाइनें लेके चली हैं, आप एम एक्स करके ऐसे इन्फिनाइट लाइन्स लेके चल सकते हो, लेके चलो। बताओ क्या लिमिट आ रही है? काली क्या हुआ? सिर के ऊपर से जा रही है बातें। अब जैसे मैंने कहा कि 1 पे अप्रोच करना है y और x एक्सिस से, तो पहले देखो कि कौन सी y एक्सिस की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे 1 पॉइंट पे आपको जाना है, 1 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? 1 यहाँ पे लाई कर रहा है, 1 इज बेसिकली 1,0। इस पे आप x एक्सिस से अप्रोच करोगे तो कैसे कर सकते हो? इधर से आ सकते हो या इधर से भी आ सकते हो, तो इधर से आओ या इधर से आओ, कहीं से भी आओ। y एक्सिस से कैसे आओगे? डायरेक्टली y से नहीं आ सकते हो, ऐसे y की पैरेलल एक लाइन से आना पड़ेगा, है ना। तो y के पैरेलल कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 1, इस एक्सिस से आना पड़ेगा। तो जब आप y एक्सिस से आओगे तो आपको किस एक्सिस से आना होगा? x को 1 पुट कर दो और y वेरी कर रहा है, और जब आप x एक्सिस से आओगे तो कैसे आना होगा आपको? आपको आना होगा y को 0 पुट कर दो, है ना, और x को अप्रोच कर जाओ। समझ में आ रहा है? तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है? करेगी बिल्कुल, 1 एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी फॉर ऑल z नॉट बिलोंगिंग टू c स्टार, तो कर जाएगी नहीं करेगी? सोच लो फिर से। तो ए और डी पार्ट में से बताओ कौन से पार्ट सही हैं, क्या कहना है आप लोग का? कर रही है, कर जाएगी बिल्कुल। कहाँ गया अपने ए और डी पार्ट? तो 1 पे लिमिट 1 ही आ जाएगी, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 1, तो 0 के अलावा बाकी सब जगह एग्जिस्ट कर जाएगी। डी पार्ट गलत है, डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, ये बात गलत है, 1 पे हमें लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा है, सब लोग सेटिस्फाई से या नहीं सेटिस्फाई? आगे बात समझ क्लियर है? जैसे कि ऐसे याद करो, 1/z की लिमिट क्या है? 0 पे डिफाइन हो पा रही है? 0 पे ये इन्फिनाइट जा रहा है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
पर अगर हम जीरो के अलावा कहीं बात करें तो कर सकती है एग्जिस्ट। तो ज़रूरी नहीं कि एक फंक्शन की एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो कहीं नहीं करेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे चलते हैं। एक एग्जाम्पल पढ़ लिया हमने, इंपॉर्टेंट सा। अब आगे चलते हैं, दो थ्योरम्स देखते हैं लिमिट के ऊपर। बहुत सिंपल सी थ्योरम है ना, समझ जाओगे आप ऐसी, पर फिर भी बतानी ज़रूरी है क्योंकि थ्योरम कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो अगर अपने पास कोई फंक्शन है, आपको बताया था फंक्शन कैन बी थॉट ऑफ एज प्रोजेक्शन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स वाई से यू वी पर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फंक्शन को हम यू टाइम्स प्लस आयोटा वी मान सकते हैं, ये बात याद है, भूले तो नहीं हो। तो हमने कोई फंक्शन ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर पर, तो एफ फ्रॉम सी टू सी सम फंक्शन, कोई भी फंक्शन लेट कर लिया। तो कोई भी फंक्शन लेट किया तो मान के चलिए वो कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू सम यू प्लस आयोटा वी। तो उसी को उन्होंने एक्सपैंड करके लिख दिया। अब u प्लस आयोटा वी है, z किससे है, z डिपेंड करे एक्स और y के ऊपर, तो अल्टीमेटली u और v भी किस पे डिपेंड करेंगे, x और y पे डिपेंड करेंगे कुछ। तो u भी कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा और v भी कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ये तो गिवन है, हाइपोथेसिस है। तो वो कह रहे हैं अगर आप इस फंक्शन की किसी z नॉट पॉइंट पे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट उठा लिया, तो किसी z नॉट पॉइंट पे अगर आप लिमिट ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, और उसकी लिमिट क्या आ जाए, w नॉट आ जाए इस तरीके से, तो वो कब होगी, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब u फंक्शन की लिमिट u नॉट आ रही होगी एंड v फंक्शन की लिमिट v नॉट आ रही होगी। समझ में आई बात? तो जब इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब इनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी सेपरेटली लिमिट अप्रोच आर कर रही होगी। इसका मतलब क्या है, ये देखो इस तरीके से, अगर मैंने फंक्शन ले लिया एफ जेड इज इक्वल टू, कोई फंक्शन बताओ, फंक्शन ले लिया मैंने x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, वन प्लस एक्स कर देते हैं, चलो थोड़ा डिफरेंट कर दिया, यानी कि मैंने फंक्शन ले लिया f प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई को किस पे भेज दो, वन प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई पे। तो मैंने क्या कहा कि रियल पार्ट को वन से बढ़ा दो, इमेजिनरी पार्ट को एज इट इज रहने दो। ये ठीक है, बहुत ट्रिवियल बात है ना, पर चलो एग्जाम्पल से समझा देते हैं एक बारी। तो अब आपको बताना है कि हमें इसकी लिमिट ढूंढनी है किसी जेड नॉट पे, ठीक है ना, उस जेड नॉट को मान लेते हैं कुछ भी, वन प्लस आयोटा मान लेते हैं। तो लिमिट एफ जेड एज जेड अप्रोचेज जेड नॉट क्या आ जाएगी, आपको क्या करना है, यहाँ पे x की जगह वन पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन दैट इज टू, और y की जगह क्या पुट कर दो, जो y का कोफिशिएंट है दैट इज वन आयोटा, दैट इज टू प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये लिमिट एग्जिस्ट करी हमें दिख रहा है, टू प्लस आयोटा आ रही है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस फंक्शन की, ये फंक्शन का नाम था यू एक्स वाई, तो यू एक्स वाई अपना फंक्शन है वन प्लस एक्स। अब इसकी अलग से लिमिट निकाल के देखो, तो लिमिट इसकी अलग से निकाल के देखो, इसकी लिमिट कैसे निकाल रहे हो, एक्स टेंडिंग टू वन, तो जब x जा रहा है वन पर और y जा रहा है किस पे जा रहा है, y भी वन पर जा रहा है, तो जब x जा रहा है वन पर और y जा रहा है वन पर, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करिए नहीं, ये चेक करो, तो ये आ जाएगी लिमिट वन प्लस एक्स एज एक्स गोज टू वन एंड वाई गोज टू वन। अब x को वन पे भेजोगे तो आ जाएगा वन प्लस वन, वाई तो इसमें है ही नहीं तो वो टू डालने की जरूरत नहीं है, वो टू आ जाएगी। तो आपने देखा यू एक्स, इसकी फंक्शन की लिमिट अगर टू आ रही है, ऐसी v फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, वन। वी एक्स वाई अपना क्या फंक्शन है, वी एक्स वाई इज फंक्शन y। अब इसकी लिमिट देखो वन आनी चाहिए, तो लिमिट v एज x अप्रोचेस टू वन एंड y अप्रोचेस टू वन इज लिमिट y एज x अप्रोचेस टू वन एंड y अप्रोचेस टू वन विच इज वन, है ना। तो इसकी लिमिट वन आ गई, तो क्योंकि रियल वाले पार्ट की लिमिट टू आ रही थी, इमेजिनरी पार्ट की लिमिट वन आ रही थी, देयरफॉर फंक्शन की टोटल लिमिट आ गई टू प्लस वन आयोटा। समझ में आ गया ना, बहुत ट्रिवियल बात है, आसान सी बात है कि ऑफ कोर्स उसके कंपोनेंट्स भी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। वैसे तो आसान बात है पर सोचने की बात है यहाँ पे कि अगर कंपोनेंट की लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ये क्या हो गया, ये हमें लिमिट को चेक करने का काम थोड़ा आसान कर दिया, बात तो सेम है पर लिमिट को चेक करने का काम उन्होंने थोड़ा सा हमारे लिए आसान कर दिया। कैसे आसान किया, अगर कंपोनेंट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी अपने पास टोटल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर आपको लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो आप किसी के कंपोनेंट फंक्शन की लिमिट भी सिर्फ चेक कर सकते हैं। अर्थात मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अपने इस पास फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एफ जेड इज इक्वल टू कुछ भी जेड स्क्वायर है,
बताओ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं एज जेड अप्रोचेस टू -1। बताओ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, तो आपको क्या चेक करना है, आपको बेसिकली इसको एक्स वाई में चेंज करके आप चेक कर सकते हो। तो एफ को एक्स प्लस आइटा वाई में चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर। नहीं ट्वाइस क्यों लगा दिया मैंने, पता नहीं क्यों लगा दिया, मन कर गया मेरा, है ना। इसके यू और वी कॉम्पोनेंट्स निकाल लो, तो क्या आ जाएंगे यू और वी कॉम्पोनेंट्स, एक्सपैंड करो एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर। अब हम z की लिमिट चेक कर रहे हैं पर दूसरे तरीके से। दिस इज बेसिकली सेकंड मेथड टू चेक लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं। एक तरीका तो क्या है डेफिनेशन से, जैसे हमने भी सीखा, दूसरा तरीका है। तो आप क्या करो, ऐसे निकाल लो, ये आ जाएगा ट्वाइस आयोटा एक्स वाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आयोटा एक्स वाई। तो ये वाला पार्ट रियल वाला, ये पार्ट इमेजिनरी वाला, तो यू एक्स वाई फंक्शन क्या आ जाएगा, यू एक्स वाई फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वी एक्स वाई फंक्शन इज, जो आइटा का कोफिशिएंट है, दैट इज ट्वाइस एक्स वाई। तो बेसिकली एफ को अगर हम एक्स और वाई के टर्म्स में ले आए फंक्शन को, तो वो क्या बन गया, यू एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी एक्स वाई। यही जो गिवन फंक्शन है उसी को हमने लिखा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं बस, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टाइम्स ट्वाइस एक्स वाई। अब चुपचाप देख लो कि हमें -1 पे लिमिट निकालनी थी, तो अगर -1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी है तो पक्का फंक्शन की भी कर जाएगी। तो अगर कॉम्पोनेंट फंक्शंस की कर रही है तो पक्का फंक्शन की भी कर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इससे पहले हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था। कौन सा एग्जाम्पल किया था, हमने देखा था कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड कॉन्जुगेट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। नुजरत कह रही थी उनको समझ नहीं आया था कोई 1 पे पार्ट, तो इसको आप दोबारा से चेक कर सकते हो। ठीक है ना। अब आप सेम इसमें भी क्या कर सकते हो, आपको एक तरीका तो मैंने सिखाया कि आप क्या करो, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से अप्रोच करो। एक और तरीका हमें बताया था, शायद तो किसने बताया था, मैं भूल गई, शायद सूरज ने, कि वाई इक्वल टू mx ले लो, आप सारी लाइन से अप्रोच करके देख लो। मैंने 2 लाइन्स बताई, आप इन्फिनाइट लाइन्स ले सकते हो। ये तीसरा तरीका आपको मिल गया है कि आप क्या करो, इसको कॉम्पोनेंट फंक्शंस में चेंज कर दो। कर सकते हो, कैसे चेंज होगा, z को मान लो x प्लस आइटा वाई, तो इसका मतलब f ऑफ x प्लस आइटा वाई क्या हो जाएगा, z की जगह सब जगह x प्लस आइटा वाई पुट कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो और इसके x और y में फंक्शंस निकाल लो। रैशनलाइज करो और x और y में फंक्शंस निकालो। समझ रहे हो। तो इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने का नया तरीका हमें मिल गया, आपका काम और आसान हो जाएगा। क्योंकि z में बात करना मुश्किल है, पर जैसे ही x y आते हैं, रियल में बात आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं ना। तो हमने क्या किया, बेसिकली आप ध्यान दे रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन से 2 रियल फंक्शन पे जा रहे हैं। यू एक्स वाई भी रियल का फंक्शन है और वी एक्स वाई भी। हमने कॉम्प्लेक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, वो रियल फंक्शन से पता करें। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि बात तो ये बहुत ट्रिवियल है सौरभ, है ना, पर बात ये है कि जब हम रियल में आ जाते हैं तो हमें काम आसान लगता है, वरना बड़ी बात लग रही थी। तो आप रियल में करके देख सकते हो, जैसे ये वाली बात बड़ी बात लग रही थी ना, जेड अपॉन जेड कॉन्जुगेट, अब इसे रियल में ले आते हैं। बताओ जल्दी से वैल्यू क्या आ जाएगी, रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे रैशनलाइज करो, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई। टूल्स बढ़ गए, बिल्कुल सही कहा सौरभ आपने। बाकी जनता बोलेंगे अभी, सिर्फ सौरभ भी बात करने वाले हैं आज में से। बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर नीचे जल्दी से, ये आ जाएगी, प्लस से ही करना था ना, एक्स माइनस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस आइटा वाई। रैशनलाइज कर रहे हैं, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, ध्यान दो, ये आ जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आयोटा एक्स वाई। ये क्या आ गया, बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी अभी निकाला था हमने, याद हो आपको तो, प्लस आयोटा टाइम्स ट्वाइस एक्स वाई, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है। हमें देखना था कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, किस पे चेक करनी थी हमें लिमिट, z टेंड्स टू 0 ऑफ z अपॉन z कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो अब आप इसके लिए क्या चेक कर सकते हो, इसकी लिमिट चेक कर सकते हो। तो आपको चेक करना है बेसिकली लिमिट z टेंड्स टू, z की जगह एक्स वाई पे आ जाओ, इसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म पे आ जाओ, तो x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0, ये x है, x लग रहा है कि नहीं, x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0, एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगी या नहीं,
इसको चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, चुपचाप इसके कॉम्पोनेंट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं चेक कर लो। तो इस फंक्शन का नाम क्या रखते हैं हम, यू एक्स वाई। इस फंक्शन का नाम रख दो जो आयोटा का कोफिशिएंट है वी एक्स वाई। तो सिर्फ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं है, ये चेक कर लो। तो ये चेक करने के लिए डायरेक्टली ये चेक कर लो, और ये चेक करने के लिए चेक कर लो लिमिट यू एक्स वाई एज एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू 0,0 एग्जिस्ट करेगी या नहीं, ये चेक कर लो, एग्जिस्ट और नॉट। अब बताओ कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं। एंड लिमिट ये फाइनली साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0 वी एक्स वाई एग्जिस्ट और नॉट। तो आप देखोगे कि जैसे ही हम एक्स कॉमा वाई को 0,0 पे भेजेंगे, ये कैसी फॉर्म बन गई, यू एक्स वाई में देखो ये बन जाएगी 0,0/0 फॉर्म। मालूम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जा रही है। फिर इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिमिट निकालने की कोशिश करो, ऐसे ही इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करो। तो आप देख रहे हो कि 0 पे दोनों की लिमिट में लोचा हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। और फिर आप देखोगे कि दोनों की इंडिविजुअली लिमिट में गड़बड़ होता है, तो फिर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सारा डिस्कशन रियल के फंक्शन से लगे, और वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये बहुत आसान थ्योरम है, पर कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर जाएगी जब आप अटकोगे क्वेश्चन में और लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी है, तो इसके पास आप जा सकते हो हेल्प के लिए। दूसरी बात, अब कुछ अलजेब्रा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एक फंक्शन स्मॉल एफ की और एक कैपिटल एफ फंक्शन की, पहले फंक्शन की लिमिट छोटा ओमेगा आ रही है, बड़े की डब्ल्यू नॉट आ रही है, तो दोनों की सम की लिमिट क्या आ जाएगी, दोनों की सम की लिमिट आ जाएगी, जो उनकी इंडिविजुअल लिमिट्स है उसको ऐड कर दो। ये तो हमने सीक्वेंसेस में भी पढ़ा हुआ है, आपको याद होना चाहिए, है ना, याद है सीक्वेंसेस में ऐसा पढ़ा हुआ है। सौरभ ने कहा अच्छा है वो मेथड पर लेंदी है। हाँ, थ्योरम 1 वाला लेंदी है, पर पता है क्या होता है, कभी कभी पेपर में बच जाता है टाइम अगर पेपर में बच गया है और आपके पास क्वेश्चन बच गए, ऐसा होता है बहुत बारी। जैसे कि अगर आप अच्छे मूड से गए पेपर में तो पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरा पहला पेपर छूट गया था आईटी जाम का, जब मैंने दिया था। फिर आगे वाले जितने पेपर्स दिए थे वो उसमें धीरे धीरे टाइम बचने लग गया था, और लास्ट वाले पेपर में तो मेरे पास 1 घंटा बच गया था। क्वेश्चन खत्म नहीं हुए थे पर मूड खत्म हो गया था, मेरे पास उस पर फ्री टाइम था, तो मैं चाहती तो कोई क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट कर सकती थी, तो टाइम बचने लग जाता है। तो एक्सपेरिमेंट का टाइम बचे तब ऐसे कर लो टाइम पास, ठीक है, चलेगा। तो अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की। तो ऐसा क्या है, यही वाली बात जो सर ने कही, लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ इन देयर इंडिविजुअल लिमिट्स, बिल्कुल सही। ऐसी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की लिमिट क्या आ जाएगी, जो इंडिविजुअल लिमिट्स है उनका प्रोडक्ट कर दो। एंड क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, जो इंडिविजुअल लिमिट्स है उसका प्रोडक्ट कर दो, प्रोवाइडेड कि नीचे जो लिमिट है वो 0 ना हो। सही है। तो ये बहुत आसान थ्योरम थी। इससे क्या होगा, इससे एक और आसान काम होगा। क्या काम होगा, वही काम करना है हमें, तो अपना काम आसान करना है। तो इससे काम कुछ ऐसा होगा कि अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं कोई लिमिट ढूंढने का दोबारा से, तो क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स। अब देखो आपको जो मैं लिमिट्स देने वाली हूँ वैसे वो बड़ा काम है, पर हमने अब ये थ्योरम सीख ली तो जल्दी जल्दी होगा। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। मैं फंक्शन की लिमिट आपको निकालने को कह रही हूँ। एज जेड अप्रोचेस टू आयोटा, फंक्शन है जेड आयोटा बाई 2 प्लस 1/z+5 का होल स्क्वायर इनटू 1/z। अब आप देखो अगर आप इस फंक्शन की अपनी नॉर्मल लिमिट की डेफिनेशन से लिमिट निकालो तो काम टाइम लगेगा। अब आपको मालूम है कि आपको एक थ्योरम आती है, उसकी हेल्प से लिमिट निकालोगे तो आसानी से हो जाएगा। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z+1/z -5 प्लस k+z का होल स्क्वायर। ऐसे करके अब निकाल लोगे ना, समझ रहे हो ना, ऐसी मैं कुछ भी डायग्राम लगा के दे सकती हूँ। लिमिट एफ जेड, जेड अप्रोचेस टू ए प्लस आयोटा साइन जेड प्लस 1/z प्लस 10 या 100, कुछ भी कर लो, जहाँ पे ए कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। एंड ऐसे ही होगा। बहुत ही कलरफुल मच्छर है रेड कलर का, अब चला गया।
z अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन z प्लस 1 z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। आप मेरा तात्पर्य समझ रहे हो? तो ये जो इतनी सारी लिमिट्स है ना, इसमें बहुत सारे रैशनल फंक्शंस हैं और 2-3 फंक्शन का सम है। इसकी लिमिट कैसे निकालनी है? कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं ना, बाकी पार्ट आप ऐसे ही कर लेना। तो जैसे हम ए पार्ट कर रहे हैं या फिर सी पार्ट कर रहे हैं, तो कैसे करनी है लिमिट? हमें मालूम है कि जो सम की लिमिट है वो क्या होती है, इंडिविजुअल लिमिट्स के बराबर हो जाती है। तो साइन जेड की लिमिट ए प्लस आयोटा पे लिमिट क्या आ जाएगी? साइन ऑफ ए प्लस आयोटा। ये क्यों आ जाएगी? क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू उसकी जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे वही आ जाती है। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? अभी रैशनल फंक्शन है, हमें मालूम है इसकी लिमिट कैसे आ जाएगी। पहले तो नीचे वाली की लिमिट निकाल लो। तो z प्लस 100 की लिमिट क्या आ जाएगी? a प्लस आयोटा प्लस 100। अब रैशनल फंक्शन है तो इसको 1 से डिवाइड कर दो। पूरे की लिमिट क्या हो जाएगी? दोनों की लिमिट का सम कर दो, वो आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे इंडिविजुअल लिमिट निकालने में आपको मदद मिलेगी। तो इस ये थ्योरम भी काम की है, याद रखें इसको। ये लोग कौन खुल रहे हैं? अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड रीमन स्पेयर। सुनिए बात, टर्म सुने सुने लग रहे हैं। रीमन स्पेयर क्या होता है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है? ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें लिमिट्स और क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी में और अगले पड़ाव पे जाने में मदद करेगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो रीमन स्पेयर पता होना चाहिए और एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखो, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन को 2D पे हमने प्लॉट करके देखा था। ठीक है, याद है आपको? हमने क्या किया था, पूरे कॉम्प्लेक्स को हमने कहा था कि हम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को दो एक्सिस की हेल्प में प्लॉट कर सकते हैं। कैसे देखा था हमने? दोबारा दोहराते हैं। हमने कहा था ऐसा कर लो जी, है ना? क्या करो? आर स्क्वायर को इमेजिन करो। हमने अभी देखा कि हमने पिछले बहुत सारी वीडियोस में देखा कि एल्जेब्राइक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सोच सकते हैं कि ज्योमेट्रिक इमेज में लो, सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स में बात करो, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर सकते हैं? 2D एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 डायमेंशन में लिख सकते हैं। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन आर स्क्वायर। ये तो हमने सीखा हुआ है, इस पर तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा था कि पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हम आर स्क्वायर के फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं, एल्जेब्राइक फॉर्म और ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिलेशन दिखाकर। ये सब आपको मालूम है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दो, जब हम आर स्क्वायर प्लेन पर हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिखाते हैं। अगर y इन्फिनिटी की तरफ जाता है, हमें मालूम है बढ़ता जाता है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ। x जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रहता है। पर कभी क्या इन्फिनिटी वैल्यू अप्रोच हो जाती है? नहीं होती। इन्फिनिटी मतलब क्या, कोई नंबर थोड़ी है वो, बस हम उसके पास जाए जा रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं ना, हमारा कुछ तिगड़म करने का मन किया। हमने देखा इस 2D प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं? अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, है ना? अभी अनकाउंटेबल सेट से दूसरे अनकाउंटेबल सेट पे हम कुछ ढूंढ सकते हैं रिलेशन, कोई फंक्शन ढूंढ सकते हैं। हमारा मन किया ऐसी, तो हमने एक फंक्शन ढूंढा। वो फंक्शन कैसा फंक्शन है? ऐसा फंक्शन है। देखो क्या करो, एक बॉल इमेजिन करो। बॉल कहाँ है? पड़ी थी मेरे पास। हाँ, वैसे मेरे पास बास्केटबॉल भी, पर वो थोड़ी ज़्यादा पीछे है, तो इस बॉल से काम चलाओ। बॉल दिख रही है? एक बॉल इमेजिन करो। अब क्या है, एक 2D प्लेन है, यानी कि कोई भी सरफेस इमेजिन करो। अब सोचो आपने सरफेस का रैंडमली कोई पॉइंट उठा लिया और सरफेस के रैंडमली उस पॉइंट को इस बॉल के किसी भी पॉइंट पे मैप कर दो कि ये बॉल का एक पॉइंट है, वो सरफेस का एक पॉइंट है, ये वही दिखा रहा है। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, हमारे पास कोई प्लेन था, ये 2D अपने पास प्लेन है, प्लेन इमेजिन करो। प्लेन का कोई भी रैंडम पॉइंट उठाया, हमने कहा उसको इस बॉल के एक पॉइंट पे मैप कर दो, यहाँ पे डॉट बना दो एक कलर की। ठीक है, अब इस बात को रिपीट करते जाओ। अभी हमने क्या किया, एक पॉइंट को इस बॉल के एक पॉइंट पे मैप कर दिया। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट उठाओ, दूसरे पॉइंट को मैप कर दो, तीसरा पॉइंट उठाओ, तीसरे पॉइंट पे मैप कर दो, ऐसे ही करते जाओ। आप देखोगे बॉल पे अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, प्लेन पे अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, हमें हर पॉइंट के लिए बॉल पर एक पॉइंट मिलता जाएगा। तो फॉर एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन वी कैन फाइंड अ पॉइंट ऑन द बॉल। तो हमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कवर हो गए बॉल पे। अभी हमने कैसे ढूंढा, अभी हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ, हमने कैसे ढूंढा ये? हमने क्या किया, हमने कहा ये जो वाई एक्सिस है ना, ये सीधी लाइन है, इसको सीधा लाइन मत मानो, इसको मानो इस लाइन को हमने ऐसे कर्व कर दिया है ना, इसको मोड़ दिया और ला के ऐसे कंप्लीट कर दिया और ये बंद हो गई। जैसी लाइन बंद हो गई, क्या बन गया? एक सर्कल जैसा बन गया। तो वाई एक्सिस को एक्सटेंड करके बंद कर दिया हमने, एक सर्कल बन गया। तो वाई एक्सिस को हमने एक्सटेंड कर दिया और बंद कर दिया, तो एक सर्कल बन गया। फिर हमने कहा इसी तरीके से एक्स एक्सिस को उठाओ, एक्सटेंड करके बंद कर दो,
तो एक और सर्कल बन गया। एक हमने वाई एक्सिस से बनाया, एक एक्स एक्सिस बनाया, और ये दोनों सर्कल आपस में कैसे परपेंडिकुलर हैं, समझ रहे हो ना। तो एक हमने बनाया वाई एक्सिस का, एक बनाया एक्स एक्सिस का। ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ बन जाएगा स्पेयर जैसा। दिखाते हैं कैसा बनेगा। लेट मी ड्रॉ बेटर डायग्राम। तो ये वाई एक्सिस का हमने एक बनाया, और एक बनाते हैं एक्स एक्सिस का, और एक एक्स एक्सिस का बनाया। अब लग रहा है परपेंडिकुलर जैसा कुछ कुछ, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। हमने क्या किया, वाई एक्सिस को एक्सटेंड करके क्या कर दिया, एक सर्कल के फॉर्म में बंद कर दिया। और ये रहा वो सर्कल। हमने क्या किया, वाई एक्सिस का एक माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट बन उठाया, इन्फिनिटी वाला उठाया, ऐसे उठा के बंद कर दिया। तो ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इकट्ठे हैं, बैठे हुए हैं वाई एक्सिस के पॉइंट, एक कोइंसाइड कर कर। ऐसे हमने एक्स एक्सिस को उठा के सर्कल बंद कर दिया, एक है ना, मान लिया एक्स एक्सिस फ्लेक्सिबल हो गई है, बंद कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या करिए, उसको उठा के बंद कर दिया। ये एक्स एक्सिस की माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी यहाँ पे क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, ठीक है, बन गया एक स्पेयर। अब हमने हर जो एक्स कॉमा वाई यहाँ पे पॉइंट था, जो भी पॉइंट था उसके लिए हमें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिल रहा होगा इसके सरफेस पे। ये कैसा है, अब ये कैसी बॉल है, ये स्पेयर एक ओपन स्पेयर है, इसके अंदर वाले पॉइंट्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ बाहर वाले सरफेस का काम है। तो 2D प्लेन को हमने पूरा एक ओपन बॉल पे प्लॉट में वो कर दिया। ओपन बॉल मतलब एक्चुअली एम्प्टी बॉल, ओपन बॉल सही नाम नहीं है। ओपन बॉल में तो अंदर वाले पॉइंट्स रेफर करते हैं, एम्प्टी बॉल पे मैप कर दिया, एम्प्टी बॉल, हॉलो बॉल, उसके अंदर कोई पॉइंट्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ जो सरफेस है उसका काम है, ठीक है। सौरभ पूछा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट निकालना आता है ना सौरभ, जैसे कि अपन क्या करते हैं, एक्स कॉमा वाई को हम अगर आर कॉमा थीटा में चेंज करते हैं, इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना, है ना। वैसे ही हम एक्स कॉमा वाई पे चेंज कर सकते हैं, किसको, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट पे। तो स्पेयर के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, हम निकालते हैं ये 2 डायमेंशन निकालते हैं फाई, एक और एंगल निकालते हैं, ये निकालते हैं और आर निकालते हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होते हैं क्योंकि हम 3D में आ गए। तो एक्स कॉमा वाई को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं बाय आर कॉमा थीटा। एक्स कॉमा वाई को हम आर, रो और फाई अगर निकालें तो हम चेंज कर सकते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो ये 3 ये कन्वर्जन है, कैलकुलस में पढ़ी अपन ने। तो ऐसे अपन हर पॉइंट एक्स कॉमा वाई के लिए एक स्पेरिकल नंबर निकाल सकते हैं। तो अपन इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो हर कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आर थीटा फाई कर लो, आर थीटा कह लो, आर रो कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। आर रो फाई या फिर आर थीटा फाई अपन चेंज कर सकते हैं। याद आ गया, करते थे ऐसा इंटीग्रेशन में। तो ऐसे अपन हमेशा हर पॉइंट के लिए पॉइंट ढूंढ पाएंगे। अब ध्यान देने की बात क्या है, हमने जब ऐसा किया तो हमने इसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को इंक्लूड कर दिया। अब ये जो है ना, यहाँ माइनस इन्फिनिटी एक्स एक्सिस की है, हमने क्या किया, इस सर्कल को घुमा के ऐसे प्लेस कर दिया कि y और x की माइनस इन्फिनिटी एक ही जगह पर आ जाए, ठीक है। अब इस डायग्राम पे वापस आ जाओ, ये देखो, इसका नाम हमने n रख दिया। हमने क्या कहा, x एक्सिस को ले लो, y एक्सिस को ले लो, इसको हमने बैंगल्स को इस तरीके से, बैंगल समझ लो, इसे घुमाया सच दैट अब इस ये n पॉइंट जो है ना, इस पे y एक्सिस की भी और x एक्सिस की भी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी कन्वर्ट्स कर रहे हैं। तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, माइनस इन्फिनिटी x का, माइनस इन्फिनिटी y का, इन्फिनिटी x का, इन्फिनिटी y का, और हमने इस इन्फिनिटी पॉइंट को भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंक्लूड कर दिया, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी, पर प्लस माइनस इन्फिनिटी को हमने एक ही मान लिया, तो इसे हम इन्फिनिटी ही कह देते हैं बेसिकली, ठीक है ना। प्लस माइनस इन्फिनिटी में हमने प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को एक मान लिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूनियन इन्फिनिटी, इसे हमने कह दिया एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। और ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पूरा का पूरा प्लॉट हो गया किस पर, इस पेयर पर। और इस पेयर को जिसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मीट करते हैं, जो एक्स और वाई के एक्सटेंशन से बने हैं, इसे हम कह देते हैं रीमन्स पेयर। और ये जो हमने फंक्शन लगाया ना, फंक्शन ही ना बेसिकली, हर एक्स कॉमा वाई को प्रोजेक्ट कर देना आर थीटा फाई पर, इस फंक्शन को हम कह देते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये रहा वो टर्म, इसे कह देते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो हमने क्या किया, हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में था उसको प्लॉट कर दिया एक स्पेयर के ऊपर। सबको समझ में आ रही है बात। अब हमने ये क्यों किया, हमने ये बेसिकली किया कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन में इन्फिनिटी को इंक्लूड करने के लिए। अब से फिर हम कह देंगे कि इन्फिनिटी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे पहले इन्फिनिटी कोई नंबर भी नहीं था, अब हमने मान लिया, हमने कहा मान लो, वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरा का पूरा इमेजिनेशन पे है। तो अब हमने ये हमने इसलिए किया ताकि आप इन्फिनिटी को इमेजिन कर पाओ
पहले आप बोलते कि इन्फिनिटी बताओ मैम कौन सा नंबर है, मैं नहीं बता पाती। अब मैं बता पाऊंगी कि बॉल के ऊपर यहाँ जो एन पे नॉर्थ पोल है दैट इज द नंबर इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, हमने प्रोजेक्शन लगा के इसको इस तरीके से दिखाया कि एक पॉइंट है जो इन्फिनिटी है, उसे हमने नॉर्थ पोल कह दिया, एन कह दिया। ठीक है, अब हम लिमिट एट इन्फिनिटी की बात कर सकते हैं। एंड सो वी रिस्पेक्टिवली डिफाइन लिमिट एट इन्फिनिटी। मेरे ख्याल है आज का डिस्कशन काफ़ी हो गया, तो आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करें। सौरभ कह रहे सेंटर पे क्या है? सौरभ सेंटर तो कोई पॉइंट है ही नहीं ना, आपको बताया ना, हॉलो बॉल है, बीच के पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो सारा प्लेन पर आ गया, तो सेंटर ऑफ स्फीयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप सेंटर ऑफ 2D प्लेन की बात कर रहे हो कि जीरो कहाँ गया, तो जीरो भी कहीं लाई कर रहा होगा, जीरो मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ये जीरो आ रहा होगा, तो अगर नॉर्थ पोल जो है वो इन्फिनिटीज है तो साउथ पोल पे जीरो लाई कर रहा होगा, अपना ओरिजिन लाई कर रहा होगा। ठीक है ना, तो जीरो भी सरफेस पे ही कहीं आ रहा होगा। सेंटर ऑफ स्फीयर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सरफेस पर आ गए। आप इसको भी एक बेटर तरीके से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि आपने ऐसे एक्स और वाई को एक्सटेंड कर दिया। अब इस डायग्राम को देखो, अगर हम सोचे पूरा 2D प्लेन जो है वो एक रेक्टेंगुलर चद्दर की तरह है जो बिछा रखा है, एक ऐसी चद्दर जो खत्म नहीं होती, मतलब जो दोनों साइड से खत्म नहीं होती। पहले तो फाइनाइट चद्दर इमेजिन करो जो आपने बेड पे बिछाई हुई है ना, उस चद्दर को अगर आप रोल कर दो तो एक पोटली जैसा सर्कल बना सकते हो ना। अब ऐसी चद्दर इमेजिन करो जो खत्म ही नहीं होती, उस चद्दर को हम फोल्ड कर रहे हैं तो बन रहा है अपना रीमन स्फीयर। वो जो पूरी चद्दर थी 2D प्लेन था, वो क्या था, अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन था जिसमें हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा था। जैसे ही उस इन्फिनाइट चद्दर को हमने फोल्ड करा, हम एक एक पॉइंट को ओवरलैप करा के ऐसे इकट्ठा कर पाए, हमने देखा ये रीमन स्फीयर बन गया। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, सारा काम इमेजिनेशन का है। तो फिर कल अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे लिमिट एट इन्फिनिटी, कल नहीं एक्चुअली, इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में, जो कि अब ट्यूसडे को होगी कॉम्प्लेक्स की क्लास। 27 को छुट्टी, 27 को एक्स्ट्रा क्लास अलजेब्रा की होगी, उस दिन हम कॉम्प्लेक्स की क्लास की छुट्टी करें। तो अब नेक्स्ट क्लास होगी 28 को, 28 देख लो कब भी है। तो अब नेक्स्ट 28 को होगी कॉम्प्लेक्स की क्लास, उसमें हम इस टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, एंड अगली क्लास कल होगी लीनियर अलजेब्रा की। कल अपना वीकेंड है, वीकेंड बैच में लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक्स जो मैं डिस्कस किए समझ में आए? अभी तक के डिस्कशन में कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर विदा लेते हैं। सब अच्छे समझ में आया? इमेजिन कर पा रहे हो सब? आर एन मेहता जी पूछ रहे हैं आप कौन सी बुक डिस्प्ले करें। आर एन मेहता जी, आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपने स्टार्टिंग से अगर लेक्चर सुना हो, चर्चिल सर की, ब्राउन एंड चर्चिल सर की किताब है, लेट मी शो यू। ये किताब है, फर्स्ट पेज दिखाते हैं इसका आपको। ये किताब है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एप्लीकेशंस, जेम्स वॉट ब्राउन एंड रूल वी चर्चिल। इस बुक को अपन रेफर कर रहे हैं। इस बुक का आई गेस अराउंड 2nd या 3rd चैप्टर होगा जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। सौरभ कुछ पूछ रहे हैं, मतलब सौरभ नहीं, अच्छा काली कह रहे हैं मतलब इन्फिनिटी को ऑर्डर पे ले रहे हैं। हाँ, इन्फिनिटी को बॉर्डर पे, हाँ मतलब वही उसके सरफेस पे एक पॉइंट दे रहे हैं, है ना काली? हाँ बिल्कुल, इन्फिनिटी को एक पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, यस काली, यू आर विजिबल। वैसे आप लोग की शक्ल तो नहीं दिख रही है, पर हाँ योर मैसेजेस आर विजिबल। और कोई बात पूछनी किसी को? सूरज कह रहा है मैम फिर से रिपीट करो लास्ट पार्ट। सूरज कौन सा पार्ट? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला पार्ट या रीमन स्फीयर वाला पार्ट? कौन सा वाला पार्ट? कौन सी बात रिपीट करनी है सूरज, बताओ। काली वो लिमिट वाला आप सॉल्व करके आइएगा, आपका काम है। आपको रियल में लिमिट वाला पार्ट याद नहीं है? रियल में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड लिमिट एंड फंक्शन वाला पार्ट आपको अच्छे से याद नहीं काली? तो आप करके आइएगा। अगर आप लिमिट सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स में तो आपको रियल वाले फंक्शन की लिमिट ज़रूर आनी चाहिए। पेनवा कह रहे हैं बहुत जल्दी पढ़ा दिया। जल्दी पढ़ाया? मैं तो बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाया। आप बताओ कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया? आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करना, कोई टॉपिक समझ नहीं आया उसको हम कल दोबारा कवर करेंगे।
इनफैक्ट मैंने बहुत ट्रिवियल टॉपिक्स को बहुत टाइम दिया, मेरे को ऐसा लगा। आप कहो मैं बिल्कुल और ज़्यादा स्लो दूंगी, आपको मालूम है मैं थ्योरी नहीं कराती हूँ, पर मैंने क्वेश्चन की जगह बहुत ज़्यादा थ्योरी इसलिए कराई कि बेसिक पार्ट में कुछ मिस ना हो। काली कह रहे नहीं आ रहा, रीमन स्पेयर वाला पार्ट नहीं आया और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं आया समझ में। अच्छा, काली को समझ नहीं आया लिमिट कैलकुलेट करने वाला पार्ट, सूरज को रीमन स्पेयर वाली बात समझ नहीं आई। पेनवा आप भी बताओ आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, कौन सा पार्ट आपको लगा जल्दी हुआ है। टेंशन मत लो, कहीं नहीं भाग रहे हैं, मुझे भागना नहीं है कहीं। मैं ये मान के चल रही थी कि बैचलर्स में यहाँ पे टॉपिक करके आए और आपको लगेगा इतना ज़्यादा बेसिक मैम क्यों करा रही है। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बताया ना, मेरे पास बहुत टाइम है, तो आपको जो टॉपिक समझ नहीं है आपके लिए रिपीट करा जाएगा। हम कल के लेक्चर में इस टॉपिक को दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि 3 लोग वोट कर रहे हैं, सूरज, पिनवा और काली, उनको कुछ कुछ पार्ट में समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखना, समझ लेना। दोबारा नहीं देखना तो कम से कम जो आज हमने डिस्कशन किया उसको दिमाग में दौड़ाना, क्योंकि पूरा रिपीट करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा। तो हम इसे कल के लेक्चर में करते हैं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर 28 को है, तो उसमें पूरा हम एकदम रिपीट करेंगे अच्छे से। सूरज कह रहे हैं समझा पर एक बार फिर से, और पेनवा को भी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और रीमन स्प्रे में डाउट है, ठीक है ठीक है। अगर एक बच्चे को भी नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करूँगी, टेंशन मत लो। आप लोगों ने कह दिया 3 वोट से हमारे पास अपन करेंगे, चलेगा। तो अभी जितना समझ में आया उसको हजम करो, थोड़ा पानी वानी पियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट को रिपीट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। आपको पहले बताया ना, हमेशा बोला करो, बोल दिया आपने, अब हो जाएगा रिपीट, और कोई दिक्कत। रीमन स्प्रे वाला टॉपिक दोबारा कर देंगे, काली आपकी लिमिट भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। और कुछ जी, काली कह रहे हैं 27 को क्लास क्यों नहीं है, क्योंकि 27 को अलजेब्रा की एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। तो एक्चुअली रीज़न ये है ना कि अलजेब्रा की क्लास 1 से ना वीक होती है, तो इसका सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है। ग्रुप थ्योरी ना ख़त्म होने वाली है, मैं अब थोड़ी तेज़ी से ख़त्म करना चाहती हूँ। आज हमने डायरेक्ट ग्रुप डिस्कस किया था 8 to 9, है ना काली। तो अगर आप उस क्लास में नहीं आए थे, तो अब हम चाहते हैं कि अलजेब्रा भी स्पीड से ख़त्म हो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत स्पीड से चल रही है और लीनियर अलजेब्रा भी स्पीड से चल रही है, ये दोनों इकट्ठे ख़त्म हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ अलजेब्रा भी इकट्ठे ख़त्म हो, है ना, ताकि आपके 3 सब्जेक्ट्स एक बारी में कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसलिए थोड़ी सी अलजेब्रा की स्पीड इंक्रीज करना चाहती हूँ ना, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम उसको दे रही हूँ, एक आधा लेक्चर ऐसे करके, ठीक है। आर्यन मेहता जी पूछ रहे हैं, तो दिस पेयर में कोई इन्फिनिटी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल आर्यन मेहता जी, सारी इन्फिनिटी कोइंसाइड कर गई एक पॉइंट पे, तो किसी इन्फिनिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। सूरज कह रहे हैं प्लेन का 2 डायमेंशन है और स्पेयर का 3। सूरज आपको एक बात बताते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बेसिकली एक और, मैं आपको एक कंफ्यूजन में छोड़ के जा रही हूँ। इस कंफ्यूजन अगली वीडियो में हम दोबारा सॉल्व करेंगे, मैं इस पर बात करेंगे। आपको अगर एक डायमेंशन में कंफ्यूजन, आपको एक डायमेंशन और देती हूँ इसमें कंफ्यूज होने के लिए। याद करो हमने क्या क्या सीखा है अभी तक। हमने सीखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसा कैसा सोच सकते हैं। तो z अगर अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको अपन सोच सकते हैं, सबसे पहले एल्जेब्राइक फॉर्म सीखिए। एल्जेब्राइक फॉर्म क्या, एक नंबर है, नंबर की डायमेंशन क्या होती है, अगर एक सिंगल नंबर है उसकी डायमेंशन क्या है, बेसिकली वी कैन थिंक ऑफ दिस एज 1 डायमेंशनल, एक डायमेंशन। फिर हमने इसको कह दिया x, y ज्योमेट्रिक फॉर्म में ले जाओ, और तब हमने कह दिया ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 2 नंबर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, तो ये क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर। 2 नंबर्स, है ना, सेपरेटेड बाय अ कॉमा, अलग अलग लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हमने इसको इसी वक्त क्या कह दिया, 2 डायमेंशनल जैसा कह दिया कुछ, ठीक है सूरज। तो पहले हम 1 डायमेंशनल की चीज को 2 डायमेंशन के बराबर दिखा रहे हैं, तो अनर्थ तो यहीं पर हमने करना शुरू कर दिया था। फिर हम इसे r, थीटा पे ले गए, हमने एक 2D से दूसरे 2D में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और फिर अब हम इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल आइड और थीटा में ले गए, ये भी लेके गए थे। तो हमने क्या किया था, एक नंबर को एक फंक्शन बना दिया था। आपको मालूम है फंक्शन कौन होता है, फंक्शन भी a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो 1D को हमने दोबारा 2D जैसा कुछ किया था, या 4 डायमेंशन भी लेके गए थे। हमने देखा था ये फंक्शन, अगर r और थीटा हम देखें फंक्शन वापस दोबारा से x और y के हैं, तो 2D भी कह दिया था इसको, 4D भी कह दिया था, याद आ रहा है। और अब हम इसको किस पे लेके जा रहे हैं, हम बेसिकली कह रहे हैं पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्पेयर पे ले जाओ, तो हम इसको 3 डायमेंशंस में लेके जा रहे हैं। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अच्छे से हो सूरज, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमने क्या कहा, हम बोल रहे हैं कि इस फॉर्म में से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
एक फंक्शन से मैप कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पूरा का पूरा बराबर है रीमन स्क्वायर के, हम कह रहे हैं एक फंक्शन की हेल्प से हम मैपिंग कर रहे हैं। रिलेट कर पा रहे हो बात? ये मैपिंग चल रही है। तो हमने क्या किया, मैप कर दिया। यहाँ पे हमने हर नंबर को 2D प्लेन पे मैप किया था। हमने कहा था बराबर मान लो कि ये जो रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है। फिर हमने आर थीटा पे मैप किया था। फिर हमने फंक्शन के फॉर्म में इसको मैपिंग की थी। हर जगह मैप चल रहा है, तो मैपिंग चल रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। पहले एक नंबर को एक ऑर्डर पेयर पे ट्रांसफॉर्म किया था। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नंबर इस ऑर्डर पेयर के बराबर है, हो ही नहीं सकता। एक नंबर कभी ऑर्डर पेयर के बराबर हो सकता है? गधा घोड़े के बराबर नहीं हो सकता, अलग अलग स्पीशीज हैं। इनफैक्ट एक बॉटल एक एप्पल के बराबर हो सकती है? नहीं, अलग चीज़ें हैं, ये बराबर नहीं हो सकती। हम मैपिंग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसा मान लो। हम कह रहे हैं कि अगर हर एक्स को ऐसे जा रहा है तो एक मैप कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ऑर्डर पेयर को आर कॉमा थीटा में ट्रांसफॉर्म किया, इसको फिर एक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म किया। हाँ बिल्कुल सूरज, आपने सही कहा, दिस इज गोइंग ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली आप नहीं कह सकते, हर बार लीनियरली ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, पर ट्रांसफॉर्मेशन है बिल्कुल। समझ में आया सूरज? आपको अपना आंसर मिला? कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुई या कुछ कंफ्यूजन बढ़ गई? बड़ी हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप इस पर सोचोगे। क्लियर हो गई तो यही आंसर है, इस पर जितना सोचोगे आपको आंसर मिलेगा। हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इक्वल जैसा कह रहे हैं। काली कह रहे हैं जब एल्जेब्रिक फॉर्म में तब 1D/C। बिल्कुल काली, जब ज्योमेट्रिक फॉर्म में है तो 2D/R। बिल्कुल काली, सही कह रहे हो आप। समझ पा रहे हैं आप सब? अच्छा है, ठीक है। चलो फिर चलें अब, ले विदा। रीमन स्पीयर और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का पूरा पार्ट अपन दोबारा दोहरा लेंगे, तब तक इस पर सोच कर आओ। तो 28 को मिलेंगे, जिसमें अपन रीमन स्पीयर की बात भी दोबारा करेंगे, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कर लेंगे, और एक काली के लिमिट वाला क्वेश्चन भी दोबारा कर लेंगे। एंड उसके आगे अपन डिफरेंशियबिलिटी पे चलेंगे। फिर डिफरेंशियबिलिटी में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जितने अच्छे से आप ये पार्ट इमेजिन करोगे तभी डिफरेंशियबिलिटी में मज़ा आएगा। तो पहले से इस वाला पार्ट तगड़ा कर लो, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी इज अगेन अ लिमिट। फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे? कि फंक्शन की एक स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं। कौन सी लिमिट? डेल्टा जेड अप्रोचेस टू, वापस जीरो पे भेजेंगे, जेड को जेड नॉट पे भेजेंगे, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो वापस एक लिमिट का काम हो रहा है। तो हर बार लिमिट में ही काम करना है। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन पे भी जाएंगे, है ना? तो उसमें सम का लिमिट निकालेंगे। तो अल्टीमेटली लिमिट पे काम करने वाले हैं। तो लिमिट का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। काली कह रहे कल एक्स्ट्रा क्लास रख लें। कल एक्स्ट्रा क्लास किस चीज़ की रखनी है काली? कॉम्प्लेक्स नंबर की। मज़ा आ रहा है इसमें? कल एक्चुअली में कल अपन रखेंगे, उसकी क्लास है ना कल अपनी, कल लीनियर की क्लास है। तो कल लीनियर का डिस्कशन अच्छे से करेंगे। कल 1.5 घंटा लीनियर का कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि लीनियर की क्लास एक हफ्ते में 2 ही होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स को अपन मिलेंगे वीकेंड को। दोपहर में मेरे पास टाइम नहीं होता काली, आई वर्किंग पर्सन, और भी काम है हमारे पास, तो जॉब पे होती है अपनी, है ना? तो कल शाम को मिलेंगे, लीनियर पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप अगले वीक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। काली कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी मज़ा आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। जितना आप अच्छे से सोचेंगे ना और ऐसे कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे, आप सब बहुत अच्छे से सोच रहे हैं कि हाँ 1D 2D कैसे हो गया। बहुत सोचो, बहुत सही जा रहे हो। जो सोचेगा उसको कुछ मिलेगा, जो डायरेक्टली हजम कर लेगा कि मैम ने कहा तो हो गया मान लो, अरे ऐसे कैसे मान लो। सोचो, मैथमेटिक्स इज ऑल इमेजिनेशन। गेमिंग जोन चल रहा है, ऐसे सोच लो या कुछ भी सोच लो, बढ़िया से इमेजिनेशन का लेवल चल रहा है ना? तो मज़ा आ रहा है काली, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट आपको मज़ा आ रहा है। पर कल एक्स्ट्रा क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगी, जब भी पॉसिबल होगी मैं ज़रूर रखूँगी, ठीक है? तो माफ़ कर दें। मिलते हैं हम 28 को, कॉम्प्लेक्स का लेक्चर करेंगे। पर कल लेक्चर है, छुट्टी नहीं है, कल लीनियर का लेक्चर है। लीनियर का लेक्चर में मिलेंगे 9 बजे, 9 से 10 लीनियर पढ़ेंगे। एंड मैं कोशिश करूँगी कि अलजेब्रा का लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि अलजेब्रा भी स्पीड पे आ जाए, ठीक है? तो थोड़े दिन तक मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस शेड्यूल कर सकती हूँ, तो ग्रुप पे थोड़ा एक्टिव रहना और लिंक्स देख लेना कब कब कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है?
चलें फिर, भागे अब यहाँ से। हाँ, काली कह रहे हैं थोड़ा सा मोटिवेशन वाला भी रखते थे हर वीकेंड पे। हाँ काली, मोटिवेशन वाला हो सकता है, मैनेजर पे डिपेंड करता है। अगर मैनेजर ने कल धक्का किया तो हो सकता है कि कल मोटिवेशन वाला हो, पर इस बारी विकी ने नहीं कहा मुझे पहले, तो हो सकता है कि नहीं होगा। एंड टाइम तो मेरे पास उस टाइम पे नहीं होता, पर फिर मैं भाग भाग कराती हूँ, है ना, पहले तो फिर निकल जाता है एक्स्ट्रा टाइम। तो देखते हैं, आई गेस नहीं होगा कल मोटिवेशन वाला, हो भी सकता है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम क्लास के 10-15 मिनट और लेकर मोटिवेशन वाली बातें भी कर लेंगे। ठीक है, चलो भागो यहाँ से, सो जाओ, सोने का टाइम हो गया, मैं भी सोना चाहती हूँ, सो जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाएं, इसको शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ जिनका ये काम आ सकता है, उनको भी सिखा सकता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे साथ कोई वीडियो मिस ना करें। आप सब बहुत अच्छा करें और ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स मेरे साथ रहेंगे तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई वॉन्ट यू ऑल इन एवरी लेक्चर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आनंद मेहता जी, सूरज, काली, सौरभ, सारे स्टूडेंट्स, निशी, नुसरत। वेरी गुड नाइट, हैप्पी नाइट। अच्छे से सोना, अच्छे से सोचना, जो भी पढ़ा उसको सोचना अच्छे से। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा का एक होमवर्क दिया था, होमवर्क क्वेश्चन याद है, कर कर आना। ठीक है, हमेशन और स्क्यू हमेशन के ऊपर एक होमवर्क क्वेश्चन था, कर कर आना। टाटा, बाय बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते, सो जाओ अच्छे से।